योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की अदावत का अंत कैसे हुआ और योगी ने केशव मौर्य के सामने दिल्ली नेतृत्व को ऐसे कौन कौन से पॉइंट गिनाए जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस नतीजे पर पहुंचे कि यूपी की कमान योगी के हाथों में होनी चाहिए। यह कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। अगले कुछ मिनट में यह तस्वीर साफ करने की कोशिश करेंगे कि आखिर केशव के हार जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही। दोनों नेताओं का फर्क आप इससे समझिए कि योगी अपने काम में भरोसा रखते हैं और केशव अपनी बात में भरोसा रखते हैं, और यही बात दिल्ली आला कमान के सामने भारी पड़ गई। योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। उनके साथ सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ साथ नीति आयोग के अधिकारियों और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी नजर यूपी पर थी। यूपी वो रास्ता है जो दिल्ली की रास्ते को तय करता है और चुनाव में दिल्ली की कुर्सी भी यूपी तय करता है। यूपी हारने का मतलब है दिल्ली हार जाना, और इसीलिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के उन 5 से 7 पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दिया जो केशव प्रसाद मौर्य के पास नहीं थे। हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। नीति आयोग की बैठक में जो प्रेजेंटेशन योगी आदित्यनाथ ने दिया वो बहुत बेहतर लगा, और उसी आकलन के आधार पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कड़ी फटकार लगी है, और साथ में यह नसीहत भी दी गई है कि आने वाले वक्त में आप कैसे काम करें और ऐसा कुछ ना करें कि अखिलेश यादव या किसी भी विरोधी पार्टी को मौका मिले। योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ी बात यह कही कि यूपी देश के 100% जीडीपी में 9.2% जीडीपी का हिस्सा यूपी अकेले रखता है, और यह बहुत बड़ी बात है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करने का, और उसी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी योगी आदित्यनाथ यूपी से देना चाहते हैं, जिस बात पे तालियां बजी और तालियों के साथ साथ योगी की तारीफ की गई। योगी ने दूसरा मुद्दा रखा जिसपे सभी बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नजर बनी रही और केशव देखते रह गए। योगी आदित्यनाथ ने अपना प्लान बताया कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जो एक बीमारू राज्य हुआ करता था उसको कैसे हमने क्राइम से अलग किया, उसके इमेज को कैसे बदला, और अब यूपी में जो आदतन अपराधी होते हैं वो जेलों से बाहर नहीं हैं, वो अलग अलग जेलों में बंद हैं। जो अपराध बचा हुआ है 2027 से पहले उसे भी साफ करने का वादा योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली हाईकमान के सामने रख दिया है। इसके अलावा योगी ने एक और बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र नीति आयोग की बैठक में किया, और वो प्रोजेक्ट है महाकुंभ का आयोजन। दोस्तों, साल 2024 के आखिरी और शुरुआत के 2025 के महीनों में महाकुंभ का आयोजन यूपी में होना है। करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। उसकी तैयारियों का खाका भी योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग की बैठक में रखा, और ये सब देख के केशव प्रसाद मौर्य ये सोचते रह गए कि काश हमने भी कोई काम किया होता। आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने और भी कई सपने और नीति आयोग के सामने बीजेपी को दिखाए या अपना किया हुआ काम पूरा भी गिनाया, जिसकी वजह से यूपी में बेहतर बदलाव आया। योगी आदित्यनाथ इस बात पे फोकस है कि उनके रहते राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी, और जीरो टॉलरेंस के साथ साथ अपराध पर कोई गुंजाइश नहीं देख सकता कोई। अपराधी या तो यूपी छोड़ दे या फिर यूपी में सुधर जाए। इन बातों पे योगी का जोर रहा। इसके साथ साथ योगी ने एक पॉइंट और रखा जिसमें गंगा की सफाई के साथ साथ स्वच्छ मिशन अभियान भी देखा गया। योगी के इन बातों के दम पे केशव प्रसाद मौर्य का जो नैतिक एक दम होता है वो घुटने लगा, और बीजेपी आला कमान ने यह तय किया कि भाई एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, उनके पास एक पूरी लिस्ट है। देश की जीडीपी का 9.2% हिस्सा यूपी दे रहा है, और वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक बीजेपी की मीटिंग से गायब हैं, तो ये बड़ा सवाल है। पर राजनीतिक पंडित इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और बीजेपी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन पार्टी का अनुशासन तोड़ने पे सजा उसी को दी जाती है जो पार्टी में अनुशासन तोड़ता है। जरूरी नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इकलौते ऐसे डिप्टी सीएम थे जो बीजेपी आलाकमान को फीडबैक दे रहे थे, और फीडबैक देते देते वो पार्टी लाइन से अलग हो गए। राजस्थान में दोस्तों हाल ही में सरकार बनी है और वहां एक महिला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। दिया कुमारी वहां की डिप्टी सीएम है, लेकिन खबर वहां भी ऐसी है कि वो भी मुख्यमंत्री की किसी बैठक
बैठक में नहीं जाती और वो भी इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रही हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दिया कुमारी हो या फिर कोई XYZ हो, उन सभी को यह संदेश पार्टी ने दिया है कि जो पार्टी की लाइन है उस लाइन पे चलना होगा। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की मीटिंग में कई नई चुनौतियों के लिए तैयार किया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कई टास्क दिए हैं। आप देखेंगे कि यूपी में आने वाले दिनों में लव जिहाद पे एक बहुत बड़ा कानून आ रहा है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ यूपी पहला राज्य बनेगा जो जनसंख्या कानून नियंत्रण को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यूपी पहला राज्य बनेगा जो नाम छिपाने और दुकानों पे गलत नाम लिखने वालों को उम्र कैद या कड़ी सजा की तरफ आगे बढ़ेगा। अध्यादेश लाने की योगी की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ को यह जिम्मेदारी मिली है कि आप बीजेपी की लाइन को कैसे तैयार करते हैं। योगी को यह भी जिम्मेदारी मिली है कि आने वाले उपचुनावों के साथ यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव में पार्टी का जो नैरेटिव है वो योगी को ही गढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ को यह भी जिम्मेदारी दी है कि कैसे किसानों की आय को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे आम इंसानों के पर कैपिटा इनकम को डबल कर सकते हैं या डबल करने के रास्ते पे चल सकते हैं। योगी ने नीति आयोग के सामने पर कैपिटा इनकम का भी सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि यूपी उस तरफ बढ़ने की तरफ आगे बढ़ चला है और जल्द ही यूपी में पर कैपिटा इनकम बेहतर हो जाएगा। यूपी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गांवों में कनेक्टिविटी करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी योजना है हर घर जल, और हर घर जल पहुंचाने के लिए हर घर नल पहुंचाना पड़ेगा। हर घर जल हर घर नल करके जो योजना है उसमें प्रधानमंत्री के सामने और नीति आयोग के सामने खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने प्रेजेंटेशन दिया कि हमने कितना काम किया है, कितना काम बाकी है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव से पहले हम हर घर पे नल पहुंचा देंगे और सबको घर पे स्वच्छ पानी मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ के प्रेजेंटेशन में काम बोल रहा था। केशव प्रसाद मौर्य गुबार लेकर बैठे थे कि कोई उनसे पूछे कि वो कितने नाराज हैं तो वो पार्टी को बता पाए। यही कारण है और यही वो पॉइंट है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य पीछे हो गए और योगी के नंबर बढ़ गए। आप अगर कुछ तस्वीरों को ध्यान से देखिए, योगी जब तक दिल्ली में थे तब तक यूपी में कुछ चीजें शांत आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली से योगी वापस लौटे सदन के भीतर उनको देखकर नेताओं का नजरिया बदल गया। केशव प्रसाद मौर्य पहली बार चुनावी नतीजों के बाद पहली बार केशव प्रसाद मौर्य सार्वजनिक मंच पे योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए, लेकिन उसकी तस्वीर आपके सामने है। उनका उतरा हुआ चेहरा आप साफ तौर पे देख सकते हैं। कहानी सब कुछ बयां होती आपको दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ के सामने ओम प्रकाश राजभर भी एक बागी होने की कोशिश कर रहे थे या प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे थे। सदन के भीतर ओम प्रकाश राजभर को भी योगी के सामने हाथ जोड़कर देखा गया। वो हाथ जोड़ रहे थे योगी आदित्यनाथ से, मिलने का वक्त मांग रहे थे योगी आदित्यनाथ से। ऐसे बाकी नेताओं की भी यही कहानी है। जिस वक्त सदन के भीतर दिल्ली से लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर वहां पे विधायकों में इस बात की दिलचस्पी थी कि वो बाबा के पास जाएं, उनके पैर छू लें, उनसे हाथ मिला ले, उनसे नमस्कार कर ले, उनसे दो बात कर ले। उसी बीच सदन के भीतर केशव प्रसाद मौर्य दिखाई नहीं दिए और ब्रजेश पाठक इधर उधर घूमते हुए दिखाई दिए। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। केशव प्रसाद मौर्य आपको इस फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहे होंगे और ब्रजेश पाठक से कोई मिलना नहीं चाहता, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। विपक्ष के विधायक हो या फिर पक्ष के, हर कोई योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। यहां तक कि शिवपाल यादव भी योगी से बात करना चाहते थे। दोस्तों, तो कहानी इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि दिल्ली ने पूरा कंट्रोल दिया है योगी को काम करने के लिए, और यह भी कहा गया है कि योगी जी आप जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जो क्षेत्र की जो सीट है कौशाम्बी और प्रयागराज मंडल, जो बीजेपी का जनाधार कम हुआ है, आप उसे उठाएं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सदन में कौशाम्बी के नेताओं को ज्यादा वक्त दिया जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, उन्हें बात करते देखा गया। तो साफ तौर पे कमान योगी के पास से, संगठन की कमान भी योगी के पास आ गई है, चुनावी परिणामों की कमान भी योगी के पास आ गई है, क्योंकि ये बीजेपी खुद को बदलते देखना चाहती है और उसका नेतृत्व योगी को करने की जिम्मेदारी मिल गई है।